2024 लोकसभा चुनाव देश की सरकार बनाने का ये चुनाव है। बहुत जल्द इस चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और हमारे साथ वो बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कानपुर कचहरी की है और तमाम अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। हम जानेंगे कि इस बार कानपुर लोकसभा को लेकर इनका क्या है मिजाज। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं, हम उनसे पूछेंगे इस बार इनके मन में क्या चल रहा है, कानपुर लोकसभा सीट को लेकर किस तरीके की रणनीति जनता के बीच में है, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में है। क्या नाम है सर आपका? मैं नासिर खान एडवोकेट। सर ये बताइए, इस बार कानपुर लोकसभा पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, समीकरण तो तमाम बनते और बिगड़ते रहते हैं। वक्त आने पर समीकरण समझ में आता है। अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया। CAA को चुनाव से पहले ले आया गया है, इसको लेकर क्या लग रहा है? चुनाव से पहले इसको लाने का क्या मकसद नज़र आ रहा है? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कोई ना कोई मुद्दा हर सत्ता में रहने वाली सरकार का होता है कि उसको ला के चुनाव में अपना मोटिवेशन किया जा सके। अब उनकी क्या अपनी सोच है ये वो बेहतर जानते होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे वही पुराने, किसे पिटे, मुझे रोजगार दो, मुझे मकान दो, और वो मिलता है किसी को नहीं है। तो देखिए, मकान, रोजगार, ये पुराने मुद्दों की बात कर रहे हैं और फिलहाल प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। इसको लेकर भी अब जो रणनीति है वो मन ही मन में चल रही है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष दोहरे। सुभाष जी, ये बताइए कि इस बार कानपुर सीट पर किसको देखना चाहते हैं? कानपुर में जो हमारा लोकसभा सदस्य बनकर चुनकर जाए वो कानपुर के विकास के लिए कार्य करे, जाति धर्म से हटके कार्य करे। हम ऐसे कानपुर की जनता उसे चुनना पसंद करेगी। समीकरण रोज बदल रहे हैं जी। कांग्रेस से अजय कपूर भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या लग रहा है कि अब क्या समीकरण होंगे? क्या नए कोई समीकरण समाज में निकल कर आएंगे? फिलहाल अभी बीजेपी ने किसी भी प्रकार से कोई अपना प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अजय कपूर जी का कानपुर में बहुत बड़ा कद रहा है और बीजेपी में उनकी वापसी से जो हुई है, बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, तो अन्य जो बीजेपी के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचा है और अन्य राजनीतिक जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे अंदरूनी तौर पे भागेंगे। उससे कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान, लेकिन नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर को अगर कानपुर लोकसभा का प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया तो फिर क्या लगता है कि सत्यदेव पचौरी की टिकट कट जाएगी? बिल्कुल कटेगी। अगर अभी तो यही उम्मीद की जा रही है कि लोग, अभी जो सुनने में आ रहा है ज़्यादातर कि बीजेपी से अजय कपूर का आना, इसका मतलब है कि ऐन मौके पे, लास्ट टाइम पे जब चुनाव की घोषणा होने वाली है और अजय कपूर जी को शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पे अभी यही लग रहा है कि लोकसभा टिकट उनके देने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो देखिए, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये साफ तौर से कह रहा है कि इस बार अगर अजय कपूर को कानपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो सत्यदेव पचौरी जो वर्तमान में सांसद हैं इस लोकसभा से, उनका टिकट कटना तय है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध गुप्ता एडवोकेट है। ये बताइए कि इस बार किसको देख रहे हैं कानपुर में मजबूत अगर कही जाए, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो लड़ाई है इस बार समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और इसके अलावा जो छोटे दल भी हैं वो भी इस बार गठबंधन के साथ में है। NDA और INDIA जो इस बार गठबंधन के तौर पे आया, कहीं ना कहीं एक बार इस बार मोदी जी का जो ग्राफ है, जो हिंदुत्व के लेके आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम कहीं ना कहीं कर रहा है। मगर इस बार अगर देखा जाए यहाँ से अजय कपूर के जाने से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है। एक जो गठबंधन है, मगर ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है और कानपुर देहात की सीट सपा के खाते में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखा जा रहा है या तो कांग्रेस में सपा का प्रत्याशी भी, सपा का कैंडिडेट भी यहाँ पर कांग्रेस के सिंबल से लड़ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर अजय कपूर वहाँ गए हैं तो हो सकता है टिकट न दे के इनको MLC भेज दिया जाए या राज्यसभा भेज दिया जाए, कहीं और भी इनको एडजस्ट किया जाए। और जो पुराने कद्दावर कई लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार पार्टी के लिए, पार्टी लाइन में काम कर रहे हैं
और यहाँ पे जैसे नीतू सिंह जी का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, नीतू सिंह जी का भी टिकट हो सकता है। और इसके अलावा सत्यदेव पचौरी जी, उनके पिताजी भी हैं। अजय कपूर को अगर यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या बीजेपी को अंदरघात झेलना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अजय कपूर जो जिस विधानसभा से अभी हारे हैं, महेश त्रिवेदी जी की विधानसभा रही है और ब्राह्मण बाहुल्य वो क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं अजय कपूर को अगर टिकट होता है और जो जाति फैक्टर है, जाति फैक्टर के हिसाब से अजय कपूर को खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो देखिए, इस लोकसभा पे अगर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आप? हमारा नाम पंकज शुक्ला है। पंकज जी, ये बताइए कि कानपुर लोकसभा का समीकरण क्या देख रहे हैं? समीकरण भाजपा में है, भाजपा पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। कुछ समीकरण बिगड़ नहीं रहे हैं? कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। जनता इस बार इस समय देखिए, भाजपा में सब लालायित आने के लिए, भाजपा एक हो रही, 400 पार हो रही है। क्या समीकरण है कि इस बार जो प्रत्याशी चुने जा रहे हैं उनमें क्या समीकरण देख रही है इस समय बीजेपी? अभी तो यहाँ पे अभी मंथन चल रहा है कि किसको यहाँ पे उतारा जाए, क्योंकि हमारी कानपुर लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा है और यहाँ पर भाजपा का मंथन चल रहा है। मंथन चलने के बाद जो भी प्रत्याशी आएगा वो बहुत ही जोर शोर से जीतेगा। कानपुर में मुस्लिम आबादी भी बहुत है, कम नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है जो CAA को अभी सरकार ने चुनाव से पहले ले आई है, इससे मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं, जो मतदाता हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? इस पे देखिए, इस पे कोई असर नहीं पड़ना है। CAA ऐसा है कि वो किसी को यहाँ निकालने के लिए तो बनाया नहीं गया है कि भाजपा ने या कोई सरकार ने ऐसी तो किया है कि CAA आया है। CAA किसी को नागरिकता यहाँ भंग करने के लिए नहीं आई है। CAA जो है, जो हमारे अन्य देशों से लोग बिछड़े हुए जो शरणार्थी हैं, जो उनको अभाव है वहाँ पे, वो उनको परेशान किया जा रहा है, वो हमारे यहाँ भारत में आए हैं और भारत में उनको CAA के तहत उनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये हमारे यहाँ भारत सरकार का ये। मुस्लिम वर्ग की बात करें तो क्या नाराजगी उसमें नहीं है? मुस्लिम वर्ग नाराज नहीं है, कतई नहीं। हमारे साथ मुस्लिम वर्ग भी बहुत आ रहा है। मुस्लिम वर्ग हमारे साथ बहुत ही तादाद, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस समय भाजपा के लिए उन्मुख हो रहा है, भाजपा में आ रहा है। तो देखिए, CAA पर भी राय है और कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें कोई नाराजगी साफ तौर से अभी दिखाई नहीं दे रही है, लोग खुश हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कदीर अहमद है। ये बताइए कि CAA को लेकर आई है गवर्नमेंट, चुनाव से पहले इसे किस नज़र से देख रहे हैं? चुनाव से पहले जो ये लाए हैं, ये पिछले 5 साल पहले 2019 में भी लाए थे। अब इन्होंने इसका स्पष्टीकरण करने के लिए दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ बताया भी नहीं ना। अच्छा, CAA एक हवा बना के दिया जा रहा है हम लोगों को कि यह हुआ है, और जैसे ये बता रहे हैं कि हम ये नागरिकता देने का कानून है, हम इसमें नागरिकता देना चाहते हैं। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अपना लेजर उठा कर खुद देखें कि 2.5 लाख से अधिक लोग यहाँ की नागरिकता छोड़ के विदेश में जाके बस चुके हैं। जब हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है और हम दूसरे लोगों को बुला के अपने यहाँ बसाने की सोच रहे हैं, तो ये सब एक कानूनी तरीके से चुनावी जो है, ये जो होते नहीं है मापदंड खिलौने तो दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप है ये दे दिया गया अपने वोटर को संभालने के लिए। इस बार इसका प्रभाव चुनाव पर क्या पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ये CAA के अलावा अन्य बहुत चीज़ें ऐसी हैं हमारे यहाँ, जैसे बेरोजगारी है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ किसान आज भी नाराज़ है, पंजाब में बैठा हुआ है, वो मार खा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जब हमारा देश में जब एक मरते 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था, सबसे ज़्यादा योगदान जो देने वाला था वो पंजाब था। पंजाब से कहाँ से? किसान वर्ग ने दिया था। आज वही किसान वर्ग, वही पंजाब वहाँ बैठा है सड़कों पे। तो ऐसा नहीं ना, इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा और इसका जवाब इस बार जनता सरकार को देगी। ये अभी इलेक्शन में होने वाला है, उसमें दे देगी। तो देखिए, नाराजगी है और जवाब देने की बात कही जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जनता इस बार सरकार को जवाब देगी, क्योंकि कई मुद्दों पर नाराजगी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है? मोहम्मद अजमल एडवोकेट। सर, ये बताइए, इस बार मेन मुद्दे कानपुर लोकसभा के क्या होंगे? मेन मुद्दे जो है हमारी समझ से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसी तरह के मुद्दे जो है हावी होंगे चुनाव पर। और जनता काफ़ी समझदार है, क्योंकि 10 साल हो गया जिन मुद्दों पर भाजपा आज तक लड़ती आई है, उन मुद्दों को अब की नहीं वो भुना पाएगी। राम के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर किसी चेहरे पर? नहीं, चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर जो है वोट पड़ेगा। मुद्दों पर पड़ेगा। क्या लगता है इस बार कौन रहेगा? बहुत परेशान है, हर तरह से पब्लिक परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है, बेरोजगारी तो है ही है, चरम सीमा पर है। वोटिंग की अगर बात की जाए तो वोटिंग के लिए भी कई बार आवाज़ें उठाई गई हैं कि बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, EVM का बहिष्कार किया जाए। इसको लेकर कहाँ तक आप सोच रहे हैं? नहीं, EVM पर तो इतना जो है हमारा विचार नहीं है कि जो है EVM ठीक है। जो EVM है वो सबके साथ है, वो कांग्रेस के साथ भी है, वो भाजपा के साथ भी है, वो सपा के साथ भी है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी का है।
तो ईवीएम पे इतना नहीं है। तो देखिए ईवीएम पे हालांकि बहुत ज़्यादा कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और भी लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। वकील साहब ये बताइए कि इस बार किसको देख रहे हैं कानपुर में? कानपुर में जो भी प्रत्याशी आएगा, ये विगत कई वर्षों से आपको भी मालूम है, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी हमेशा से मजबूत स्थिति में रही है। कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, लेकिन कानपुर लोकसभा कानपुर लोकसभा ईवीएम तक था, ऐसा नहीं है। ये भ्रम जो है ईवीएम के बाद गढ़ नहीं रहा। ये ईवीएम हटा लो, आज भी वही स्थिति दिखा देंगे। 7 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। क्या लगता है कि इस बार 2024 में कौन आ रहा है? ईवीएम जिसको वोट देगी वो आएगा। हम ईवीएम को वोट देंगे, हमें नहीं मालूम कि ईवीएम किसको देगी। तो क्या ईवीएम पे संदेह है क्या? बिल्कुल पूरा संदेह। हम तो मोदी जी की लहर जो है, हम तो मोदी जी की लहर बैलेट पेपर से देखना चाहते हैं। मोदी की लहर पे संशय है क्या? नहीं, वही तो हम देखना चाहते हैं। मोदी जी की लहर है तो बैलेट पेपर से लहर दिखाएं अपना। तो देखिए लोकसभा चुनाव में जो देश की सरकार बनाने की बात चल रही है, उसमें मोदी की लहर को बैलेट पेपर पर लोग देखना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, फिर बात करें। क्या है कहने का ये मकसद है, ईवीएम यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी इसको जो है चैलेंज किया गया। यानी अगर इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रकार ये कहेगा कि ईवीएम जो है वो नहीं होने, क्या हम पिछले ज़माने में चले जाएंगे? 48 से 72 घंटे पहले जो है गिनती होने में लगता था, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। आज ईवीएम से स्पष्ट चुनाव हो रहे, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ये कहते हैं, वहाँ फिर यदि इस प्रकार की भावना है। बैलेट पेपर लूटने की बात आप कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की भी दावे कर रही है सरकार। ठीक बात है, फिर ऐसे में बैलेट पेपर कैसे लूटे? है तो क्या हम ये 72 दिनों कितनी हमारा जो है राजस्व का नुकसान होगा? 72 दिनों से ऊपर जो है गिनती का समय, क्योंकि आज हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमारे वोटर जो हैं बढ़ चुके हैं और ईवीएम से स्पष्ट चुनाव हो रहे हैं। यदि ईवीएम को ये गलत ठहराते हैं तो जिन राज्यों में इन्होंने जीत दर्ज की है वहाँ पे इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री त्यागपत्र क्यों नहीं दे देते, अगर ईवीएम को ही इतना जो है इन्होंने दोषी ठहराया है? तो देखिए कुछ लोग ईवीएम पर भी अपनी सहमति जता रहे हैं और कुछ लोग बैलेट पेपर पे दबा रहे हैं। विकसित देशों में जहां से इसका आविष्कार हुआ ईवीएम का, वहां पर ये क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं? हमारे यहाँ ही क्यों हो रहा है? क्या लगता है क्या होना चाहिए? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना। जितने विकसित राष्ट्र हैं सब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं और बैलेट पेपर से ही लीगल होगा चुनाव। ऐसे तो ये मोबाइल को हम ऑपरेट करते हैं, आदमी इससे ऑपरेट कर रहा है, हैंग कर रहा है, हमारा सारा डाटा ट्रांसफर हो जा रहा है, यहाँ केवल OTP से जा रहा है। कैसे जा रहा है? वही क्या कहेंगे बताइए? विकसित देशों की बात रही तो विकसित देशों से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की आबादी कितनी है। आप विकसित देशों की आबादी की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ये गिनती करिए कि वहाँ 3 करोड़ की, आज हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुके हैं, तो आपको आबादी को भी दृष्टिगत रखना होगा। अगर आप इस भावना से आप ये पुराने ज़माने में मोबाइल के ज़माने में कहते हैं कि पत्राचार करेंगे, तो ये आप क्या पिछले युग में एक तरफ कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, कुछ लोग और कुछ कहना आबादी की बात करते हैं कि इसमें राष्ट्र की आबादी हमारी इस समय विश्व में सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास उतने हाथ भी तो हैं काम करने के लिए। आप इस पर अगर आप इस पर हमारे रोजगार भी तो बढ़ेगा। रोजगार को आप खाते चले जा रहे हो, नौकरियों को खत्म कर रहे हो। इसके साथ में जो भी वैकेंसी आती है वो पेपर लीक हो जाता है। इसका क्या मतलब है? हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर दोबारा पेपर कराए जा रहे हैं, फिर ये तो फिर फीस ली जा रही है। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, आज वो धीमे धीमे जाकर ओवररेज हो रहे हैं, तो उनको ये मौका कब मिलेगा? कब उनको नौकरी मिलेगी? उनका भविष्य कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए जो युवा हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ एक मिनट, हम CAA पर भी कहना चाहेंगे कि आपने इलेक्शन के ठीक पहले ये CAA लेके आ गए। हमारे अभी देश में कितने % आबादी है जो एक टाइम का भोजन उसको नसीब नहीं होता है। पहले हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, यहाँ की आबादी को ठीक करना चाहिए, उनको रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराना चाहिए, इसके बाद हम उनको स्वागत करते हैं CAA का। तो देखिए CAA पर भी विरोध है लोगों के बीच में। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा नाम है मेरा। विनय जी ये बताइए कि इस बार कानपुर लोकसभा सीट पर किस तरीके का समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? यह तो
भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। बीच में 3 बार कांग्रेस के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल भी चुनाव जीते थे। 7 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है, 5 बार यहाँ पर बीजेपी रही। 1990 के बाद से जब जगदीश सिंह द्रोण चुनाव जीते हैं, उसके बाद 15 साल कांग्रेस रही है, बाकी समय भाजपा रही है। तो लगभग बराबर सिनेरियो रहा है कांग्रेस का और भाजपा का 1990 के बाद से। अगर 15 साल कांग्रेस रही तो 15 साल भाजपा भी रही है। 1952 से अगर अभी तक के रिकॉर्ड की बात करें तो 5 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 7 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है, तो गढ़ माना जा रहा है। फिलहाल ऐसे में अब क्या समीकरण नजर आ रहा है? 1952 के समय से अगर देखेंगे तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था। जनसंघ के रूप में वो पार्टी चलती थी और उस अगर लिहाज से देखेंगे तो संघर्ष कांटे का है। कांग्रेस और भाजपा में किसी के पक्ष में भी कुछ भी हो सकता है, प्रत्याशी पर डिपेंड करेगा कि राम मुद्दा रहेगा या फिर मंदिर रहेगा या फिर मोदी। नहीं, राम मंदिर मुद्दा और मोदी मुद्दा तो एक ही चीज हो गई। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि राम मंदिर मुद्दा और मोदी मुद्दा तो एक ही है। नहीं, राम के प्रेमी तो पूरे देश के लोग हैं। मोदी के प्रेमी कितने लोग हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। मोदी के जो प्रेमी हैं वो राम की वजह से है। अगर मोदी राम के मुद्दे को छोड़ दे तो भारत की जनता मोदी को छोड़ देगी, ये स्पष्ट है। अगर मोदी राम के मुद्दे को छोड़ दे तो देश की जनता मोदी को छोड़ देगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो मोदी जी भी राम का नाम लेकर के चुनाव की बतरनी को बार बार लगातार पार कर ले रहे हैं। जिस दिन राम को छोड़ेंगे उस दिन वो धराशायी हो जाएंगे। तो देखिए, जो अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार अगर मोदी राम का नाम अगर छोड़ दें तो फिर उनकी नैया पार होना संभव नहीं है। और भी लोग हैं। इस देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ईवीएम से मुक्ति चाहिए। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, चिकित्सा सस्ती होनी चाहिए, ना कि राम मंदिर में हम क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, कटोरा लेकर घंटा हिलाएंगे। आइए, तो देखिए कुछ और भी लोग हैं। पेपर लीक की अभी बात चली है। पेपर लीक के मामले में पहली बार हो रहा है कि लोग पकड़ने के गुर्गे उनके पकड़े जा रहे हैं और जिनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो छात्र छात्राओं का हो रहा है। ठीक है, ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये आप कहते हैं कि क्या अपराध ये कोई ले सकता है कि अपराध को पूरी तरीके से रोका जा सकता है? नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं। लेकिन अगर उस पर कार्रवाई जब हम त्वरित करेंगे, तेजी से उचित कदम उठाते, अगर ये पहले हुआ होता तो आज इनकी ये हिम्मत ना पड़ती इस प्रकार की कार्रवाई। ये पहले की सरकारों का भी खेल है, उनके द्वारा लोग बैठे। अब रही सीएए की बात। सीएए में तो सबसे पहले 1950 में नेहरू जी ने खुद कहा था कि यदि वहाँ से प्रताड़ित होके आते, उसके बाद सन 2003 में रेगुलेशन पास। इसका प्रभाव चुनाव पर कितना पड़ेगा? चुनाव पे प्रभाव इसका चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। क्या इस बार जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो क्या सेंट्रलाइज होकर इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। पक्का इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल हाँ अवेलेबल है हम लोग। और अगर जैसे कि जो अभी मेरे भाई ने बताया कि पेपर लीक हुआ, भाई आपके शासन प्रशासन में परीक्षा हो रही है, आपने पेपर बना रहे हैं, आप ही पेपर लीक कर रहे हैं, आप ही पेपर लीक करने वाले पकड़ भी रहे हैं, आप ही इसको निष्कासित कर रहे हैं, उसके बाद आप ही उस पेपर को सस्पेंड कर रहे हैं और आप दूसरी डेट भी लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी तो आपकी होगी ना। इसमें नेहरू जी जिम्मेदार थोड़ी होंगे कि नेहरू जिम्मेदार होगा। ये देखिए, तमाम तरीके के तर्क हैं, तमाम तरीके की बातें। क्या नाम है आपका? ऋषभ अवस्थी। ऋषभ जी, ये बताइए इस बार कानपुर लोकसभा सीट का क्या समीकरण नजर आ रहा है? कानपुर लोकसभा सीट का समीकरण किस पर्पस का आप पूछ रहे हैं? किसको देख रहे हैं यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट के रूप में कि कौन यहाँ से दावेदार हो सकता है, बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से? कानपुर लोकसभा सीट का दावेदार सिर्फ एक ही है और वो चेहरा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी होगी, हम नरेंद्र मोदी को देखकर भाजपा को वोट देंगे। क्या गठबंधन भारी नहीं पड़ेगा? गठबंधन भारी है, इसीलिए दब जाएगा और भाजपा गठबंधन जो हल्का है तो वो ऊपर आएगा। तो देखिए, जो गठबंधन है वो भारी है और इसके चलते वो दब जाएगा, इस तरीके की बात भी यहाँ पर अधिवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह चौहान। अर्जुन जी, ये बताइए कि कानपुर लोकसभा सीट पर अजय कपूर अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है कि अजय कपूर को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जा सकता है? संभावना पूरी है, क्योंकि चुनाव के कुछ समय पूर्व ही इनको भाजपा में शामिल करना, और चूँकि अजय कपूर एक कद्दावर नेता है क्षेत्र के, तो संभावना पूरी है कि इनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार भी हैं, इस नाते भी लग रहा है कि उनको यहाँ से बनाया। पूरी संभावना है कि उनको 85 बनाया जाएगा। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि इस लोकसभा सीट से सतीश महाना चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से अजय कपूर। तो रिश्तेदारी होने के चलते एक आदमी को बैकफुट होना चाहिए था, इसके चलते अजय कपूर को भाजपा में शामिल कर लिया गया। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मानते हैं सहमति? जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो देखिए तमाम तरीके की तरह हैं। एक महिला अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? चेतना गुप्ता। चेतना जी, ये बताइए कि कानपुर लोकसभा सीट पर किस तरीके की राजनीति को इस बार आप देख रही हैं? राजनीति इस समय भाजपा की तो लहर है ही है। भाजपा प्रशंसक भी हैं, मोदी जी की पॉलिटिक्स को लोग कुछ पसंद भी करते हैं। तो भाजपा जो भी चेहरा उतारेगी कुछ सोच समझकर कुछ निर्णय लेकर ही उतारेगी। और जहाँ तक है शायद अब की बार महिला सीट का भी सुनने में आ रहा है। नारी सशक्तिकरण की बात करती है गवर्नमेंट, तो क्या लगता है महिला कैंडिडेट भी होना चाहिए कोई? हाँ, कुछ मोदी जी की पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ समझ में तो आ रहा है कि कानपुर से शायद महिला सशक्तिकरण टीम के तहत महिला सीट शायद आ जाए। तो क्या लगता है बीजेपी इस बार यहाँ से निकलने की फिर से उम्मीद है? अब अभी तो मोदी लहर जारी है। तो देखिए मोदी लहर की भी चर्चा है और तमाम मुद्दों पर अलग अलग लोगों की राय है। कोई CAA को लेकर अपने विचार रख रहा है, तो कोई रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की सियासत की बात कर रहा है, तो कोई बीजेपी की सियासत की बात कर रहा है। ऐसे में 2024 में क्या परिणाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।